हेलो माय डियर बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का एनिमल फिजियो यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। मैंने लास्ट क्लास में क्लास 10th की ली थी। अगर आपका छोटा भाई बहन है तो उसे वो वीडियो जरूर दिखाएं, उसे समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे हम और सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जो आपको समझ में ना आए तो आप उसको डाउट सेक्शन में डाल सकते हो, यानी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उस डाउट को क्लियर करूंगी एंड हेंस वी आर गोइंग। सो चैप्टर 14 है हमारा ये एनिमल फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो अब हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के साथ साथ हम चलेंगे, कुछ भी हम इसको स्किप नहीं करेंगे एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। सो लेट्स स्टार्ट। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होता है सिंपल ऑक्सीजन का यूटिलाइज यानी कि उसका यूज़ किया जाता है बॉडी में ब्रेक डाउन करने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया या फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब को तोड़ने के लिए यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि उनको ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे जो एनर्जी आती है उससे हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, ठीक है। CO2 which is harmful is released during the above catabolic reaction। सबसे पहले कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बनता है, वो होता है हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो हमारे कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट निकलता है, जिसे हम CO2 बोलते हैं, उसको भी रिलीज आउट करना हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, ठीक है। और उसे हम मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो हम अब पढ़ेंगे ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना, इस कॉल्ड ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर ब्रेक डाउन या ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बट हमारी एनसीईआरटी कुछ और बोलती है कि ब्रीथिंग को हम क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग। बट एनसीईआरटी में ये गिवन है तो हम इसको एज ए रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, बट वट वॉज कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग को हम और क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। बट ये दोनों चीज़ बहुत अलग अलग है। ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना, और रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होना, उसे एनर्जी बनना, यानी कि ATP बनना, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप क्लियर हो गया है तो थम्स अप कर देना कमेंट बॉक्स में। तो अब हमारा आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। हमारे कॉर्डेटा के अलग होते हैं, मोलस्का के अलग होते हैं, और स्पॉन्जस या पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइटेरिया, टिनोफोरा, इन सब के अलग अलग होते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। Mechanism of breathing vary among different groups of animal depending upon their habitat and level of organization। यानी कि उनका मैकेनिज्म कैसा है ब्रीथिंग ऑर्गन्स का, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से लेवल से बिलोंग करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कौन से लेवल से बिलोंग करते हैं, और उनके हैबिटेट क्या है, वो कौन से हैबिटेट के अंदर रहते हैं। तो वो उसके ऊपर वेरी करता है, डिपेंड ऑन द हैबिटेट्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जस, यानी कि ये जो स्पॉन्जस, सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये सब का अलग होता है, यानी कि ये सिंपल डिफ्यूज़न करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और स्किन से क्या करते हैं? सिंपल डिफ्यूज़न करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, यानी कि ब्रीथिंग के लिए। विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन कवर विद देयर एंटायर बॉडी सरफेस, यानी कि CO2 का एक्सचेंज या O2 का एक्सचेंज वो अपने बॉडी सरफेस के द्वारा ही करते हैं। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का क्या होता है? मोस्ट क्यूटिकल, यानी कि अर्थवॉर्म की जो स्किन है वो मोस्ट ज़्यादा चिपचिपे होती है ना, तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? मोस्ट क्यूटिकल, यानी कि उसकी स्किन ही है, ठीक है, बेसिकली। एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, यानी कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब, उनके पास जो है वो ट्यूब्स होती है ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे इंसेक्ट्स की बॉडी है, इधर एक ट्यूब निकली हुई है, इधर एक ट्यूब निकली हुई है, इधर एक ट्यूब निकली हुई है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, यानी कि बुक्किल्स वगैरह जिसे बोलते हैं, वो होते हैं इंसेक्ट्स के पास, ठीक है। ये हो गई इंसेक्ट्स की बात। जो टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, ब्रांकियल रेस्पिरेशन यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कास। मोलस्कास के एग्जांपल क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो? मोलस्का मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमारा हो गया ऑक्टोपस या स्टारफिश वगैरह, उनके पास क्या होता है?
गिल्स होते हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। फिशेस के पास भी होते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, जितने भी आर्थ्रोपोड्स हमारे एक्वाटिक वाले, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द ब्रीथिंग। ठीक है, इतना आया समझ में। और मोलस्का वेयर एज और मोलस्का के पास क्या होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं। और जो मोलस्काज होते हैं, मोलस्का यानी कि ऑक्टोपस हो गया हमारा, उनके पास क्या होता है, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं लंग्स, यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स का यूज़ करते हैं। अमंग वर्टिब्रेट्स यानी कॉर्डेटा के बारे में बात करें तो फिशेस की यूज़ करते हैं गिल्स, वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, हम सब जो है वो किससे रेस्पायर यानी कि लंग्स, हमारे पास क्या है, लंग्स हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन, यानी कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग दोनों तरह से कर सकता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, यानी कि उसके पास लंग्स पे होती है और क्या होता है उसके पास, एक सेकेंड, हाँ, उसके पास लंग्स भी होती है और वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है। जब वो पानी में होता है तो स्किन से करता है, अगर वो लैंड पे है तो वो लंग्स से कर रहा है, यानी कि दो तरह की रेस्पिरेशन वो करता है जिसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी। अब आपको समझ में आएगा, मतलब आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, क्यों ये जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं इनके बारे में पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, बट ह्यूमन के बारे में पढ़ना सबको अच्छा लगता है। सो अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटर, आप सबको पता है कि ह्यूमंस के पास दो लंग्स होती है, यानी कि 1 पेयर ऑफ लंग्स होता है हमारे पास। ओपनिंग अबव द अपर लिप्स, यानी कि हमारे होठ से होता है। इट लीड्स टू अ नेसल चैम्बर, यानी कि नाक से हम सांस लेते हैं, ये नोस्ट्रल्स से हम सांस लेते हैं। ऊपर नेसल चैम्बर होता है हमारा, ठीक है, नेसल पैसेज बोलते हैं। द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, जब नेसल पैसेज, ये हमारी नोस्ट्रल्स हैं, अब इसके पीछे जाएंगे तो नेसल पैसेज आएगा। फिर यहाँ पे ये सब कॉमन ओपनिंग होती है फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स हमारी कॉमन ओपनिंग है विंड पाइप के लिए भी और ईसोफेगस के लिए भी, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। फेरिंग्स के नीचे आता है हमारा लैरिंक्स, जो वॉइस बॉक्स पे, जहाँ से अब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो आवाज़ कहाँ से निकल रही है, इस वॉइस बॉक्स से निकल रही है। ठीक है, फिर उसके नीचे आ जाता है फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब लैरिंग्स के नीचे यहाँ दो डिवाइड होंगे, ट्रैकिया जैसे बोलेंगे हम। ठीक है, लैरिंग्स इज कार्टिलेजस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। ये हमने बात कर लिया कि उसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ये जो हमारी कॉमन ओपनिंग होती है, इसके ऊपर क्या होता है हमारा एक ढक्कन जिसे कवर बोलते हैं हम, एपिग्लोटिस होता है वो। जब अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, क्यों बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फेरिंग्स है वो कॉमन ओपनिंग है ईसोफेगस के लिए और विंड पाइप के लिए, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक एपिग्लोटिस नाम के एक कवर होता है जो कि वो खुलता और बंद होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ईसोफेगस वाली पाइप पे वो बंद हो जाता है और जब हम बोलते हैं तो वो वहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर हमारा बाय चांस हमारे विंड पाइप में खाना चला गया तो ये क्या होगा, हमारे लिए दिक्कत की बात बन जाएगी, हमें खांसी होने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि हमें बेचैनी घबराहट होएगी। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस, ये हमने पढ़ लिया। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू अ मिड थोरेसिक कैविटी, यानी कि मिड थोरेसिक कैविटी क्या होती है हमारी, ये चेस्ट वाली कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। जो मिड थोरेसिक कैविटी है वहाँ पे हमारी लंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, which divides at the level of fifth thoracic cavity into right and left primary bronchi। फिफ्थ thoracic cavity में हमारी क्या होती है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होती है हमारी। तो जैसे कि मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे आते हैं नोस्ट्रल्स, फिर नेसल पैसेज, फिर हमारा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकाई। फिर आता है हमारा एल्वुलरी डक्ट, फिर एल्वुलाई। यानी कि ये सीक्वेंस आपको याद करनी है और पेपर में आए तो इसको सीक्वेंस को आपको ऐसे ही लिख के आना है। इतनी बात आई समझ में, आ गई होगी। ठीक है, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchi are supported by incomplete cartilaginous ring। अब ये जो होता है ना टर्मिनल ब्रोंकस तक, मतलब कि जो हमारा
फेरिंग से लेके हमारा जो टर्मिनल ब्रोंकस तक होता है वो सी शेप्ड कार्टिलेजेस से कवर होता है, यानी कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारा सी शेप जो है कार्टिलेजेस रिंग होती है जो उसको फ्लैप्स यानी सिकुड़ने से बचाती हैं। ठीक है, सी शेप क्यों होती है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। सी शेप क्यों होते हैं ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, क्यों होती है सी शेप। ठीक है, कमेंट में बॉक्स में लिख के जरूर जाना। अगर जिसको नहीं पता है तो कमेंट देख लेना, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, each terminal bronchi give rise to a number of very thin irregular walled and vascular bag-like structure called alveoli. The branching network of bronchioles and alveoli comprise the lungs. यानी कि ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई को मिला के हमारा क्या बनती है, लंग्स बनती है। ठीक है, वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरल विद द प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम। हमारी जो लंग्स होती है, लंग्स की कवरिंग किससे होती है, वो कवरिंग किसे बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन को। प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि हमारे लंग्स को बचाता है किसी भी शॉक से या धक्का से, कुछ भी हमारे में हो रहा है तो उससे क्या प्रिवेंट करता है कि हमारे लंग्स को कुछ ना हो, क्योंकि ये नाजुक ऑर्गन होते हैं बिल्कुल, इनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भगवान ने पहले से ही इसके आउटर कवरिंग दे रखी है जिसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड दे रखा है जो कि हमारे शॉक या किसी भी डिस्कैरेज से बचाता है हमारी लंग्स को। ठीक है, the outer pleural membrane is enclosed in contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in the contact with the lung surface. यानी कि जो हमारी जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में होते हैं, थोरेसिक कैविटी के, यानी थोरेसिक लाइनिंग होती है उस पर, और इनर वाली पे लंग सरफेस के वो अटैच होती है। ठीक है, कांटेक्ट में होती है उसके। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकाई द कंस्टिट्यूएंट विद द कंडक्टिंग पार्ट। हमारे दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट और कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। हमारे कंडक्टिंग जोन कौन सा होता है, नोस्ट्रल से लेके जो हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, और रेस्पिरेटरी जोन यानी कि मेन काम जहाँ पे हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहाँ पे हो रहा है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। वो कौन से होते हैं, एल्वेलाई। एल्वेोलर डक्ट से एल्वेलाई हमारी क्या होती है, रेस्पिरेटरी जोन होता है। ठीक है, whereas the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system whereas the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system, the conducting part transport the atmosphere air to the alveoli, clears temperature, its foreign particle humidifies and also bring to air। यानी कि जो हमारा कंडक्टिंग जोन है वो क्या करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई, मतलब कि ह्यूमिडिफाई द एयर, फॉरेन पार्टिकल्स को वो जैसे कि हमारे जो ट्रैकिया के अंदर विलाए होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को वहीं रोक लेते हैं और बाहर नोस्ट्रल्स के थ्रू उसको पास आउट करा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हमारा टेम्परेचर भी, अगर हम बाहर से ठंडी हवा आ रही है तो अंदर क्या होगा, टेम्परेचर उसका मतलब उसको गर्म हवा आएगी। जैसे कि आप ठंडी हवा लेते हो, मुंह से गर्म हवा निकलती है सर्दियों के टाइम पे, आपने नोटिस किया होगा। तो वो क्यों होता है कि टेम्परेचर मेंटेन होता है इससे, जब हमारी एयर जो है हमारी लंग्स के थ्रू अंदर जा रही है। ठीक है, ठीक है, एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, यानी कि जो एक्सचेंज पार्ट है वो एक्चुअल साइट है, यानी कि रेस्पिरेटरी जोन जो है वो हमारा एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर। यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन है वो एक्चुअल साइट है जहाँ पे हमारा डिफ्यूजन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारा टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, द लंग्स आर द सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, यानी कि जो हमारी लंग्स है ना वो थोरेसिक चैम्बर में लाई करती है, जो कि एनाटॉमिकली क्या है, वो एक एयर टाइट चैम्बर है, यानी कि वो एयर टाइट बिल्कुल चैम्बर है जिसे बोलते हैं हम। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय वेंट्रिकल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, यानी कि वेंट्रल वाली साइड ये है, डोर्सल वाली जैसे कि ये है, ये वाली मेरी वेंट्रल साइड है और ये वाली मेरी डोर्सल साइड है। तो डोर्सली वो क्या है, वेंट्रिकल कॉलम से है। ठीक है, और वेंट्रल बाय स्टर्नम, यानी कि ये जो है हमारा स्टर्नम है, और लेटरली बाय रिब्स, यानी कि आगे वाली साइड हमारे लिब्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली लंग्स को। डोर्सल साइड पे हमारा क्या है, वेंट्रिकल वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रल साइड पे हमारा क्या है, स्टर्नम, लेटरल साइड पे है रिब्स, और नीचे बिलो वाली साइड्स पे है डायफ्राम, जो कि हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, the anatomically setup in the lungs is thorax is such as any change in the volume of the thoracic chamber
cavity will be reflected in the lungs. Pulmonary cavity, such as arrangement is essential of free breathing. We cannot directly अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी कि हम पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इन द फ्लोइंग स्टेप्स, यानी कि रेस्पिरेशन कुछ फॉलोइंग स्टेप्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एयर विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रोन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर. यानी कि स्लाइम का मतलब क्या है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और एयर जो हमारे लंग्स में जाती है वो एल्वियोलाई जिसमें हमारी CO2 भरी हुई है वो क्या होता है, बाहर निकल जाती है. फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, यानी कि जो एल्वुलाई मेम्ब्रेन है और जो जहाँ पे जो एल्वुलाई होती है ना उसके नीचे हमारी बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, मतलब कि ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी होती है, बहुत वैरायटी होती है, इतनी सारी होती है. तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, यानी कि जहाँ पे जैसे कि हमारा एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन रिच है, यानी कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ O2 है, और हमारी जो कैपिलरीज में है वहाँ पे हमारी CO2 का लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा हायर कंसनट्रेशन टू लो, यानी कि O2 हमारी एल्वुलाई में ज़्यादा है तो वो हमारी कैपिलरीज में आ जाएगी, और जो कैपिलरीज में CO2 है वो हमारी एल्वुलाई में आ जाएगी, जो कि बाद में हमारी नोस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी. ठीक है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, वही बताया कि जो हमारी कैपिलरीज है वो हमारी ऑक्सीजन को लेके जाएगी, और जो लेके आएगी वो हमारे CO2 को लेके आएगी. ठीक है. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, यानी कि ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी इनका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है. यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 इट्स सेलुलर रेस्पिरेशन और डेल्ट इन द चैप्टर 12, यानी कि ये 12 चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ O2 है, यानी कि O2 का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उससे हमारे कैटाबोलिक रिएक्शन बन रहा है, उससे हमें एनर्जी मिल रहा है, ATP बन रहा है हमारे बॉडी में, और इन द रिजल्टेंट वो क्या हार्मफुल वेस्ट हो रहा है, उसमें CO2 बाहर निकल जा रही है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में बात करें, यानी कि ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, उसमें 2 स्टेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, एक्सपिरेशन यानी कि सांस छोड़ना. पल्मोनरी प्रेशर की वजह से होता है ये सब. ठीक है. The movement of air into and out of the lungs carried by out creating pressure gradient between the lungs and the atmosphere, यानी कि lungs और atmosphere के बीच में जो pressure होता है उसकी वजह से हमारी air अंदर आ रही है और air बाहर जा रही है. ठीक है. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. That is, there is a negative pressure in the lungs with respect to atmosphere pressure. यानी कि बता रहा है कि अगर ये एक टेबल दिया हुआ है NCERT में, जिसे आप याद कर सकते हैं कि जो हमारी रेस्पिरेटरी गैस है एटमॉस्फेयर में जो O2 का है वो 159 है, और वही हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है, हमारा 40% होता है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर है और हमारी लंग्स में कम प्रेशर है, तो वो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जाएगा. ठीक है. उसके बाद में CO2 की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा है, यानी कि 40% है, और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.3% है, यानी कि हमारी लंग से वो एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ जाएगा. इसे हम बोलते हैं प्रेशर, यानी कि पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं. ठीक है. सिमिलरली एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस, वही मैंने आपको बता दिया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की वजह से होता है कि CO2 हमारे एटमॉस्फेयर के जाती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती है. ठीक है. उसके बाद इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड the diaphragm and the specialized set of muscle external and internal intercostal in between the ribs help in ingestion of such gradients, यानी कि ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी हेल्प करती है. ये जब हम इंस्पायर करते हैं, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी रिब्स बाहर निकल जाती है, मतलब थोड़ी आउटवर्ड की तरफ मूव करती है, और जो हमारा डायफ्राम है ऐसे डॉम शेप्ड है वो फ्लैट हो जाता है बिल्कुल. और जब हम एक्सपायर करते हैं, मतलब एक्सेलेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो रिब्स है वो इनवर्ड की तरफ आती है, और जो हमारा डायफ्राम ऐसे फ्लैट हुआ था वो वापस अपनी शेप पे आ जाता है, यानी कि डॉम शेप हो जाता है. ठीक है. इतना आपको समझ में आया. द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप, ये मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल इसको रीड कर लेना. The thoracic chamber in the dorsoventral axis, the overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. वही बात बताई हुई है कि pulmonary volume इंक्रीज करने के लिए हमारी जो रिब्स है वो आउटवर्ड मूव करती है, और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, डोम शेप से वो फ्लैट हो जाता है. ठीक है.
ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। सो सबसे पहले आती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होती क्या है? जो नॉर्मल एक इंडिविजुअल जो है वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहा है, जो कि 500 ml तक हो सकती है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज एक्सप्रॉक्स 50 ml, दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर approximately 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। यानी कि पर मिनट का हमें बता रखा है, ये डेटा याद कर लेना। 6000 से 8000 एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो हेल्दी मैन है वो एक्सपायर भी करता है और इंस्पायर भी करता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? अगर हमने एक बार इनहेलेशन किया और दोबारा से जब हम ऐसा होता है ना कि जब भागते हुए हम इनहेल करते हैं और फोर्सफुल हम जब उसमें इनहेल करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में जाने से पहले जो स्विमर्स होते हैं वो सबसे पहले इनहेल करेंगे और फिर फोर्सफुली जब वो इनहेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस एवरेज 2500 ml टू 3000 ml। यानी कि फोर्सफुल इनहेलेशन का कितना किया जा सकता है? 2500 से 3000 ml तक फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया जा सकता है, जैसे कि हम IRV बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सपिरेटरी वही उसका उल्टा है, जितना हमने एक्सेल आउट किया उससे फोर्सफुल हम जब एक्सहेल कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ERV, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कम है, इसे एवरेज जो है 1000 ml से 1100 ml, यानी कि इनहेलेशन से कम है इसका डेटा। अब वही बात करते हैं रेसिड्यू वॉल्यूम की। जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो 1000 से 1100 है और रेसिड्यूअल वॉल्यूम हमारी 1100 से 1200 ml तक हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, यानी कि जो हम एक्सेल आउट कर देते हैं तो भी हमारे जो एल्वेलाई के अंदर कुछ एयर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो एल्वेलाई है वो फ्लैप्स ना कर जाए, यानी कि सिकुड़ ना जाए, इसीलिए हमारी कुछ ना कुछ तो रेसिड्यू वॉल्यूम रहती ही रहती है एल्वेलाई के अंदर। उसे आप कितना ही प्रेशर लगा ले बट वो नहीं निकलती, क्योंकि उसमें रहती ही है। अगर वो ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी वॉल्यूम्स रहती है क्या, क्योंकि वो फ्लैप्स ना कर जाए। ठीक है। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आती है हमारी अगली IC, जिसे बोलते हैं हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। यानी कि उसने एक्सपायर किया, यानी एक्सले उसने रिलीज आउट की CO2, उसके बाद वो नॉर्मल कितनी इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस में IRV, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। यानी कि एक नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद जो वो एक पर्सन जो एक्सपायर कर रहा है उसको वॉल्यूम को हम बोलते हैं। उस नॉर्मल इंस्पिरेशन क्या, वो कितना एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस में ERV। अब इसमें ERV है, उसमें क्या था? IRV। आया समझ में? अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, दिस इंक्लूड ERV प्लस RV। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्मल पर्सन जो वॉल्यूम जो एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स के अंदर रह जाती है आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी कि उसने एक्सहेल कर दिया, एक्सहेल करने के बाद जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में रहती है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसके अंदर क्या होता है? ERV, यानी कि उसने जितना एक्सपायर किया, और RV यानी कि रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया हमारा। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? VC, उसे हम क्या बोलेंगे? the maximum volume of a person of a the maximum volume of air of a person can breathe in after forced expiration, this include, यानी कि उसने forced expiration करने के बाद वो कितना inhale कर रहा है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या आएगा? ERV, यानी कि उसने एक्सपायर किया, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ये तीनों वॉल्यूम मिलके क्या बनाती है? हमारी वाइटल कैपेसिटी बनाती है। इसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई तो थम्स अप कर देना। टोटल लंग वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होता है? TLC, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration, यानी कि इसमें सारा निचोड़ जाएगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि सबसे पहले TL, ERV, RV, IVR, वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, इसमें सब कुछ आ जाएगा। यानी कि टोटल निचोड़ जो है वो आपका टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं 14.3 यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले आपको ये जो टेबल दिया हुआ है, टेबल 14.1 न्यू एनसीईआरटी में, वो टेबल आपको याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप पूरा अच्छे से रट लो यानी कि याद कर लो। एल्विलाई आई प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने पढ़ लिया कि एल्विलाई जो होती है वो मेन साइट होती है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी होते हैं exchange of gases. O2 और CO2 exchange in these sites by simple diffusion mainly based on pressure concentration gradient. या ये भी हमने बात कर ली कि ये O2 और CO2 कैसे exchange होती है by the pressure, ठीक है, और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी ये क्या होती है, एक्सचेंज होती है। सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड इन द डिफ्यूजन आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो थिकनेस, मेम्ब्रेन्स की थिकनेस पे भी डिपेंड कर सकते हैं कि वो मेम्ब्रेन कितनी थिक है और कितनी थिन है, ये हमारे डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रेशर कंट्रीब्यूट्स बाय एन इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसको पार्शियल प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर है कंट्रीब्यूट एन इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो प्रेशर है वो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। एंड इज रिप्रेजेंटेड एज PO2, यानी कि P स्मॉल p और O2, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और PCO2 क्या बोलते हैं हम उसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। फोर कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर फॉर दीज टू गैसेज इन द एटमोस्फेयर आर द टू साइड डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल 14.2 14.1, ठीक है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है वो आपको 14.1 टेबल में दी हुई है, जो कि मैंने आपको याद करने के लिए दिया है, ये आपका होमवर्क है, याद करना है इसको, ठीक है। द टू साइड ऑफ, ये हमने पढ़ लिया द डाटा गिवन। अब मैं आपको डाटा बता देती हूँ, याद कर लेना। जो रेस्पिरेटरी गैस है, जैसे कि O2 की बात करते हैं, तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, 159 होता है इसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एल्वियोलाई में कितना होता है, 104। ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन कम होगी, डीऑक्सीजनेटेड है तो O2 का ज़्यादा, O2 का कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा। तो O2 का कितना है, 40% है, 40 है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड में ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, CO2 कम होगी, तो इसमें 95 क्या है, ऑक्सीजन है। टिश्यूज के अंदर 40, यानी कि इसमें कमी रहती है ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू CO2। CO2 इसमें ज़्यादा रहती है टिश्यूज में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी, 40। रही बात CO2 की करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.3%, यानी कि बहुत ही कम, एयर के मुकाबले बहुत ही कम है, 0.3, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर बात करते हैं 40%, यानी कि 40 होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, और ऑक्सीजन में कितना था, 40%, ठीक है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड में, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें 40% क्या है, CO2 है, और बाकी हमारे 95 कितना है, O2 है, पार्शियल प्रेशर बोल रहा है इसका। टिश्यूज के अंदर 45 होती है और 40 हमारी ऑक्सीजन में होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब फिगर 14.3 देखो आप एनसीईआरटी के अंदर, जो इसमें बता रखा है हमारी एल्वियोलाई और जो हमारी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, हार्ट दे रखा है और बॉडी दे रखी है। यानी कि एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का 104 है, और वहीं CO2 का कितना है, कम है, 40 है। अब ब्लड वेसल्स के बारे में बात करें, पल्मोनरी आर्टरी से हमारी CO2 आएगी, पल्मोनरी वीन से हमारी O2, यानी कि जब हमारी CO2 आएगी तो हमारी एल्वियोलाई में कितना है, कम है प्रेशर, और हमारी पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी CO2, और वहीं O2 हमारी पल्मोनरी वीन के थ्रू एल्वियोलाई से हमारी पल्मोनरी वीन में एंटर करेगी, डिफ्यूज होगा, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे O2 जो है पल्मोनरी वीन, वो कहाँ जाएगी, हमारी लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वो पूरे बॉडी पार्ट में जाएगी। और बॉडी के अंदर जो CO2 ज़्यादा है, O2 कम है, तो O2 हमारे वेसल के थ्रू यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाएगी, और CO2 हमारी डिफ्यूजन के थ्रू हमारे सिस्टमैटिक वीन के अंदर चल जाएगी, यानी कि वेना केवा। फिर वो राइट एट्रियम में जाएगी, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स यानी कि एल्वियोलाई के अंदर जाएगी। क्या ये आपको समझ में आई बात, प्रेशर, इनका सारा खेल जो आपको मैंने समझाया। डायग्राम आप देख लेना, डायग्राम से आप समझोगे, मेरी बात सुनते रहना, डायग्राम को देखते रहना, उंगली रखना, और फिर आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल आसान चीज़ है। वही चीज़
अब 14.4 डायग्राम को देखो, जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, थिक है, वन सेल थिक, यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम की जो है वो वॉल है उसकी, और उसके बीच में जो है वो फ्लूइड फ्लूइड सा सब्सटेंस है, बेसमेंट सब्सटेंस जिसे बोलते हैं हम, यानी कि उसके बीच में कुछ प्रेजेंट है जिसे हम फ्लूइड बेसमेंट सब्सटेंस बोल रहे हैं। अब जो कैपिलरीज हैं, यानी कि ब्लड सेल्स, ब्लड कैपिलरीज है, इनमें ब्लड है, और उनके आउटर मोस्ट में क्या है, एंडोथीलियम का ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि एंडोथीलियम जो है यहाँ से डिफ्यूज कर रही है। यही बात हमारी इस पैराग्राफ में बोली गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। ब्लड क्या है? एक मेन रीजन है, जो कि एक मीडियम है जो कि किसका ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। अबाउट 97% ऑफ O2, यानी कि 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBCs, यानी कि 97% ऑफ O2 किससे ट्रांसपोर्ट हो रही है? RBC से हो रही है। द रिमेनिंग 3% O2 इज कैरिड इन अ डिजोल्व स्टेट, यानी कि डिजोल्व स्टेट में रहती है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। नियरली 20-25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज। अब वहीं पे CO2 कितनी हो रही है? 20 से 25% तक हो रही है, ठीक है। और बाकी की 70% वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में घूम रही है। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड एज अ डिजोल्व स्टेट इन थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा में वो डिजोल्व स्टेट में घूम रही है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, इनके बारे में बात करते हो कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। आरबीसीज के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसको कि आयरन कंटेन करता है, ठीक है। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि एक आरबीसी के ऊपर, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन बैठ सकते हैं। यानी कि आप ऐसा मान लो कि एक गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी किसकी है? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है, उसके अंदर 4 जने बैठ सकते हैं, यानी कि 4 वो लड़कियों को बिठाएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो कि लड़का है वो 4 लड़कियों को बिठाएगा, ठीक है। आप एक गाड़ी के अंदर उसके 4 लड़कियां बैठ सकती है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ये लिखा हुआ बता दिया। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी रिलेटेड है उससे। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेस विद बाइंडिंग, यानी कि उसकी बाइंडिंग क्या इफेक्ट कर रहा है? टेम्परेचर और H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन उसको क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। आई बात समझ रहे? ठीक है। उसके बाद अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन। अब आप ना 14.5 जो है वो कर्व देखो, इसमें क्या बताया जा रहा है? परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को दिखाया जा रहा है, यानी कि वो एकदम से नहीं बढ़ रहा है। अब देखो वो क्या है, जैसे अब हमने एग्जांपल लिया था, एक कार है हीमोग्लोबिन की, जो कि हीमोग्लोबिन चला रहा है, यानी कि ऑक्सीजन वो उसकी गाड़ी है हीमोग्लोबिन की, रेड कलर की कार है, ठीक है। उसमें ना 4 ऑक्सीजन आ सकती है, यानी कि 4 ऑक्सीजन आते हैं। अब पहले ऑक्सीजन मना करेगी कि नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। उसके बाद ऑक्सीजन को क्या होगा? हीमोग्लोबिन पे बिलीव होगा, विश्वास होगा, तभी वो जाके उसकी गाड़ी में बैठेगी। अब ऑक्सीजन पहले तो नहीं बैठ रही, उसके पास फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर रहा है उसे? CO2 का प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस, वो सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यूजफुल स्टडी H positive concentration, binding of O2 with hemoglobin in alveoli where there is high PO2, low CO2, lesser higher concentration, low temperature। अब O2 कैसे बैठेगी? जब CO2 लेवल कम होगा, लेस H पॉजिटिव आयन होंगे और लेस टेम्परेचर होगा। द फैक्टर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। क्या क्या फैक्टर होंगे? सबसे पहले लेस H पॉजिटिव आयन, लो टेम्परेचर, लेस CO2 का प्रेशर। ये 3 चीज जब होंगी ना तो हमारा फेवरेबल कंडीशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का, ठीक है। अब वही उसका उल्टा कर दो, लो O2 बन जाएगा, हाई CO2, हाई H पॉजिटिव आयन, हाई टेम्परेचर। वो किस लिए होगा? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हट जाएगा। अब क्या बोलेगा वो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू, यानी कि 100 ml ब्लड हमें क्या डिलीवर करता है? 5 ml तक की ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर
डिफ्यूज करता है अंडर नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशंस। अब हम CO2 का देखते हैं, ठीक है। CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है कि वो किसके फॉर्म में होते हैं, कार्बिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में CO2 क्या होती है, ट्रेवल होती है, ट्रांसपोर्ट होती है बाय द हीमोग्लोबिन, ठीक है। अबाउट 20 to 25% जो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं CO2 को, ठीक है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर CO2। PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। यानी कि CO2 का जो बाइंडिंग है वो कौन इफेक्ट करता है, O2, और O2 की बाइंडिंग CO2 इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि व्हेन PO2 इज हाई एंड O2 इज लो इन द टिश्यूज, जब टिश्यूज के अंदर O2 का लेवल कम होगा, CO2 का लेवल ज्यादा होगा, तब हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, ठीक है। मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 when CO2 is low or O2 is high in the alveoli, dissociation of CO2 फ्रॉम कार्बिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। यानी कि जब हमारी एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, CO2 का लेवल कम होगा, तो हमारा फ्रॉम कार्बिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, यानी कार्बिनो हीमोग्लोबिन क्या होगा, टेक प्लेस होगा। यानी कि CO2 विच बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड टू द एल्वुलाई। यानी कि एल्वुलाई के अंदर वो क्या हो जाएगी, CO2 डिलीवर हो जाएगी। RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका आप नाम याद रख सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को करता है। यानी कि ये कहाँ पे होता है, RBCs के ऊपर होता है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड मिनट क्वांटिटीज ऑफ द सेम प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, प्लाज्मा के अंदर भी होता है। द एंजाइम फैसिलिटेट द फ्लोइंग रिएक्शन, रिएक्शन करवाता है ये। अगर CO2 और वाटर मिल रहा है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज से क्या बन जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिर दोबारा हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज उस पर एंजाइम डालेंगे तो हमारा बायोकार्बोनेट प्लस में H पॉजिटिव आयन वो देगा। अब वहीं उल्टा कर दो आप, हमारा CO2 और H2O देगा, ठीक है। अब 100 ml of deoxygenated blood in delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। यानी कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिर्फ 4 ml तक CO2 क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। 4 ml तक वो CO2 डिलीवर कर सकता है। और हमारी ऑक्सीजन में कितना था, 5 ml तक, ठीक है। 5 ml वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है। अब हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अलावा हमारी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन कर सकता है। तो हमारा जो ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन के अंदर पोन्स नाम का एक ऑर्गन होता है, वो रेगुलेट करता है। एक नर्वस टिश्यू होता है, रिदमिक कंट्रोल होता है, वो भी हमारा कंट्रोल करता है। हमारी रेस्पिरेशन को एक एडर्नल ग्लैंड होता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, वो भी उसको कंट्रोल करता है या कि रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हमारे दो होते हैं इसमें, रेस्पिरेटरी रिदम और हमारी नर्वस वाली न्यूरल सिस्टम की, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। जो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम होती है वो न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। वो किससे डन होती है, न्यूरल सिस्टम से। A specialized center present in the medulla region of the brain called the respiratory rhythm center is the primarily responsible for this regulation। यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर एक मेडुला नाम का पार्ट होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स, यानी कि एक सेंटर मेडुला के अंदर होता है और एक सेंटर हमारा पोन्स के अंदर होता है, ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यानी कि वो उसको क्या करता है, मॉडरेट करता है। यानी कि अगर वो बढ़ गई है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पोन्स करता है, न्यूमोटिक सेंटर करता है हमारा, ठीक है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पायर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम कर देता है और रेस्पिरेटरी रेट को भी घटा देता है। अ कीमोसेंसिटिव एरिया is situated as adjacent to the rhythm center with a highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। Increase in these substances can activate this center। यानी कि हाइड्रोजन आयन का इंक्रीज होना इस सेंटर को क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। which in turn can signal in the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can be eliminated। यानी कि वो उस सेंटर को एक्टिवेट करता है ताकि वो इन सब्सटेंस को यानी कि H पॉजिटिव आयन को एलिमिनेट यानी कि बाहर निकाल सके, ठीक है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक रिच aortic arc and cardiac artery can also recognize changes in CO2 and H positive
concentration and send necessary signal to the rhythm center for the remedial actions। यानी कि जो हमारे रिसेप्टर लगे होते हैं कहाँ पे, हमारी ऑर्टिक आर्क में, यानी कि आर्क जो ओर्टिक होती है, यानी कि हार्ट के पास जो ऑर्टिक आर्क होती है वहाँ पे, और जो कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ पे, वो क्या करते हैं, चेंज इन CO2 और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन के रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि सिग्नल देते हैं रिदम सेंटर को कि वो उसको कम करें। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ऑक्सीजन का रोल क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट है। हमारा लास्ट पार्ट है डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे रेस्पिरेशन में जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या है। सबसे पहले अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, इसमें कफ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अस्थमा जब हमारे जो ट्रैकिया है जो वो सिकुड़ जाता है तो हमारा क्या होता है, अस्थमा होता है हमें। यानी कि इस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि इसका मतलब है व्हीजिंग। व्हीजिंग का मतलब होता है घबराहट, ठीक है। अब जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है तो हमें घबराहट होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इन्फ्लेमेशन यानी कि उनमें सूजन आ जाती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंक्यूल्स में जब हमारी सूजन आती है हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे कि हमारी कफ होता है, घबराहट होती है, इसे हमें व्हीजिंग होती है। ये हमारा कोज है अस्थमा। और इम्फसाइमा। इम्फसाइमा क्या होता है, जब नेक्स्ट है हमारा इम्फसाइमा। इम्फसाइमा क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जब हम जैसे जो इंडिविजुअल होते हैं जो सिगरेट या स्मोकिंग करते हैं, जब उनके जो लंग्स हैं वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, मतलब जो ब्रोंकाइज होते हैं उनमें कुछ भी, मतलब एल्वुलाई के अंदर कुछ भी नहीं बचता, उनकी वोल्स होती है मोटी हो जाती है, तो इस कारण उनको क्या होता है, एम्फसाइमा होता है। इट्स ए क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वोल्स आर डैमेज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज, यानी कि रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या होता है उसमें डिक्रीज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से नहीं हो पाता, इसीलिए जो एल्वुलर का वोल है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज द सीक्रेट स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग करने से हमें एम्फसाइमा हो सकता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि ये वो है जब हम फैक्ट्रीज वगैरह में जो वर्कर्स काम करते हैं तो वो मास्क लगा के काम करते हैं, अगर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वहाँ के छोटे छोटे पार्टिकल्स जब उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं तो वो उन्हें क्या करता है, डिसीज हो सकता है उनको, ठीक है। इसको और पढ़ लेते हैं हम। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कॉप विद द सिचुएशन, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो उससे अच्छे कॉप नहीं कर सकता। लॉन्ग एक्सपोजर की राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू fibrous टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, यानी कि इससे कि हमें लंग डैमेज हो सकता है। वर्कर इन द इंडस्ट्रीज वियर प्रोटेक्टिव मास्क, इसलिए हमें सजेस्ट करना चाहिए कि उन्हें मास्क पहनना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ आवर होल चैप्टर। आई होप आपको ये कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कर देना, आपको जो भी डाउट आया है मैं आपको डाउट बता दूंगी, वहीं पे मैं आपका डाउट मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।